अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक और जुर्म की सच्ची तस्वीर देखते हैं और सुनते हैं। जालंधर के एक दूर अफ्तादा गांव कच्ची गढ़ी का वाकया है। रात का वक्त था। 3 लड़कियां बातें करती हुई मूंजी के खेतों में चली जा रही थीं। खुश्क हवा में पुख्ता चावलों की खुशबू का बसेरा था। दूर कहीं से किसी ट्यूबवेल की कू कू मुसलसल सुनाई दे रही थी। तीनों लड़कियां देहाती लिबास में थीं। इनके नाम बंतो, सुरजीत कौर और साहिबा थे। सुरजीत कौर इन तीनों में दराज कद थी और उसका लिबास भी निस्बतन बेहतर था। बंतो ने सुरजीत कौर से कहा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था सुरजीत। रब दी सौं, मुझे तो डर लग रहा है। जिस बंदे की तरफ बड़े बड़े फन्ने खान आंख उठाकर भी नहीं देखते, तूने उसे थप्पड़ मार दिया है। बस अब तेरी खैर नहीं। मैं तुझे आज ही बता देती हूँ, परबत सिंह अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगा। सुरजीत तनककर बोली, उसने मुझे गाली दी थी, मरे हुए बाप की गाली। बता मैं कैसे चुप रहती। तू थप्पड़ की बात कर रही है। वाह गुरु की सौगंध, मेरे हाथ में कृपान होती तो वो भी उसके सीने में उतार देती। लेकिन उसने तुझे गाली यूं ही तो नहीं दी होगी ना। कोई बात तेरी तरफ से भी तो हुई होगी। साहिबा ने कहा, वो इन तीनों में बड़ी थी और खूबसूरत भी। मैंने इसे डांग तो नहीं मारी थी, बस यही कहा था ना कि इसकी वजह से सारी बस्ती पर मुसीबत आई हुई है। ना कोई बाहर जा सकता है, ना अंदर आ सकता है। दिन में कई बार गोली चलती है। वो खुद को पुलिस के हवाले कर देना ताकि सबकी जान छूटे। बताओ क्या गलत बात कही थी मैंने? इतनी सही भी तो नहीं थी, साहिबा ने जवाब दिया। तुम जानती हो यह अकेले परबत सिंह का मामला नहीं, गांव के सारे ही जवान मर्द पकड़े जाएंगे। और क्या पता बच्चों, बूढ़ों और औरतों की भी बख्शिश होती है कि नहीं। सुना है वो बड़ा थानेदार बड़ा जहरीला बंदा है। कहता है कि सारे पिंड की चिता जला दूंगा। सुरजीत बोली, तो फिर क्यों ना ये परबत हल्लाशेरी दे रहा है पुलिस मुकाबले की। मैं तो कहती हूँ सारा फसाद इसी का फैलाया हुआ है। वो ना होता तो ये मामला इतना बिगड़ता ही ना। पुलिस वाले तलाशी ही लेना चाहते थे ना, 1-2 घरों की ले लेते। क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? साहिबा बोली, एक तो 4 लफ्ज़ पढ़ के तेरा दिमाग खराब हो गया है। औरतों को ऐसी बातों में बोलने की ज़रूरत ही क्या होती है। देख लेना, एक दिन अपनी इन चालाकियों की वजह से तू पछताएगी। एकदम कुछ फासले पर तर गोलियां चली। हाय रब्बा, तीनों लड़कियों के मुंह से बैक वक्त निकला। वो बेसाख्ता बूढ़े बरगद की ओट में सिमट गईं। साहिबा बोली, लो फिर ठाठ शुरू हो गई है। हाय मेरी बेबे तो नंगे पाँव आ जाएगी मुझे ढूंढती हुई। चलो घर चलें। इन तीनों ने जल्दी जल्दी चादरें दुरुस्त की और गांव की तरफ चल दी। गांव के मकानात तकरीबन निस्फ फर्लांग की दूरी पर थे। इस निस्फ फर्लांग में 4-5 चारे के और इतने ही गन्ने के खेत थे। साहिबा सबसे आगे थी, जैसे अपनी खूबसूरती समेट कर वो सबसे पहले घर पहुंच जाना चाहती हो। इसके पीछे सुरजीत और आखिर में बंतो थी। शमशान घाट की तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। तीनों लड़कियों ने खेतों में करीबन 50 गज का फासला तय किया था जब अचानक गन्ने के खेत में सरसराहट हुई। तीनों ने बिदक कर खेत की तरफ देखा। एक परछाई अंदर से बरामद हुई और किसी अफरीद की तरह सुरजीत पर झपटी। तीनों लड़कियों ने बैक वक्त चीखना शुरू किया। सुरजीत की चीख सबसे ज़्यादा दिलदोज थी। उसने दीवानावार कोशिश करके खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन परछाई से दबोचती और समेटती हुई खेत में ले गई। बाकी दोनों लड़कियां चिल्लाती और भागती हुई किरियाना फरोश मास्टर दिलबर की दुकान तक पहुंच गईं। दुकान पर मास्टर के अलावा 3-4 अफराद भी थे। लड़कियों की चीखों पुकार सुनते ही वो दुकान से बाहर निकल आए थे और खौफ आमेज तजस्सुस से खेतों की तरफ देख रहे थे। क्या हुआ बेटी? मोची मेहते ने आगे बढ़कर पूछा। वो चाचा, वो परबत। बिंतों के मुंह से बस इतना ही निकल सका। वो जैसे बेहोश होने के करीब थी। परबत का नाम सुनते ही मौके पर मौजूद अफराद को सांप सूंघ गया। लड़की हिचकियों से रो रही थी। क्या किया है परबत ने? आखिर मास्टर दिलबर ने हिम्मत करके पूछा। और वो तुम्हारे साथ सरजीत भी तो थी। वो सरजीत को उठाकर ले गया है, साहिबा ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा।
अभी वो इन खेतों में गया है, ज़्यादा दूर नहीं निकला होगा। वाघरू का वास्ता इसका पीछा करो, सरजीत की जान बचाओ। अब इनके गिर्द 10-15 अफराद का हजूम हो चुका था। इस हजूम में परबत सिंह का नाम न होता तो अब तक लाठियां कुल्हाड़ियां निकल चुकी होती और हर तवाना बाजू की मछलियां फड़क रही होती। लेकिन अब मछलियों के बजाय दिल फड़क रहे थे। सब एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे और खुश होंठों पर जबानें फेर रहे थे। गन्ने के खेत की तरफ इनके देखने का अंदाज ऐसा ही था जैसे वहां पर्वत न गया हो, कोई खून आशाम दरिंदा घुसा हो और अब इस खेत में दाखिल होना मौत को दावत देने के मुतरादिफ हो। इतने में गांव का चौधरी लजपाल सिंह अपने 3-4 राइफल बरदार साथियों के साथ पहुंच गया। वो 40-45 वर्ष का एक मोतबर शख्स था। सूरत हाल जानकर उसके चेहरे पर भी तशवीश के साए लहराने लगे। साफ अंदाजा हो रहा था कि वो खुद को चक्की के दो पार्टों में महसूस कर रहा है। परबत सिंह की तरफ जाने से भी कतरा रहा है और मौके पर मौजूद लोगों के सामने सुबकी भी नहीं चाहता। उसने कड़क कर साहिबा से पूछा, तूने अंधेरे में कैसे देख लिया कि वो पर्वत है? वो पर्वत सिंह के सिवा और कोई नहीं है चौधरी जी, साहिबा ने रोते हुए जवाब दिया। बिंतों ने तायद करते हुए कहा, वो बड़े लंबे कद का है जी, पर्वत के सिवा और कोई नहीं हो सकता। मास्टर दिलबन ने तंज के लहजे में कहा, अच्छी बात है, पर्वत के सिवा लंबे कद का और कोई हो ही नहीं सकता। क्या पता वो पुलिस का कोई बंदा हो फिर? हाँ, ये भी हो सकता है, मोची मेहते ने हाँ में हाँ मिलाई। चौधरी लजपाल सिंह गज कर बोला, बस खड़े बातें ही बनाते रहोगे, यहाँ से हिलना ना। उसने राइफल कंधे पर उतार कर हाथ में ली और साथियों की तरफ घूमकर बोला, चल आओ देख लेते हैं कौन हरामखोर है। चौधरी और उसके तीनों कारिंदे आगे बढ़े तो बाकी लोगों ने भी जुलूस की शक्ल इख्तियार कर ली। 8-10 अफराद के हाथ में लाठियां थीं और 2-3 ने लालटेनें थाम रखी थीं। गन्ने के खेतों के पास पहुंचते ही चौधरी लजपाल ने अपनी खुदकार राइफल की नाल ऊपर उठाई और यके बाद दीगरे कई फायर किए। तड़ की गूंज खत्म हुई तो चौधरी ने दायां पांव खेत में रखा और पुकार कर बोला, कौन है ओए, बाहर निकल, नहीं तो गोलियों से भून डालूंगा। जवाब में मुकम्मल खामोशी थी। कोई चीख, कोई सरसराहट, कोई आहट नहीं थी। यूं महसूस हुआ कि खेत में कोई जीरू मौजूद ही नहीं। हौसला पाकर एक और शख्स ने पिस्तौल से हवाई फायर किए और नादीदा शख्स को पुकारता हुआ खेत में घुसा। देखा देखी सभी लोग पगडंडी से उतरकर खेत में घुस आए। चौधरी का एक कारिंदा माखा सबसे आगे था। वो बार बार राइफल हवा में लहरा रहा था और गलीज गालियां बक रहा था। जल्दी गांव वालों ने यह नतीजा निकाल लिया कि कमाद के खेतों में कोई मौजूद नहीं, लड़की और न उसे दबोच कर ले जाने वाला। बाएं तरफ पुलिस की नाकाबंदी थी और दाएं तरफ गांव। यकीनन वो शख्स सामने की तरफ ही निकला था। इस जानिब खुश्क बरसाती नाला था और नाले के दूसरी तरफ शमशान घाट की खस्ता 4 दीवारी तक सरकंडे फैले हुए थे। कमाद के खेत से मायूस होने के बाद लोगों का रुख खुद ब खुद नाले की तरफ हो गया। चौधरी के कारिंदे सबसे आगे थे। अभी इन लोगों ने खुश्क नाले में पांव ही रखा था कि दूर एक भागता हुआ हेला दिखाई दिया। यह हेला दूसरी जानिब के सरकंडों से निकला था और अब लड़खड़ाता हुआ इनकी तरफ बढ़ रहा था। वाज़ेह तौर पर यह एक लड़की थी और लड़की थी तो सरजीत कौर के सिवा और कौन हो सकती थी। चंद ही लम्हों में वो लोगों तक पहुंच गई। गांव के एक बुजुर्ग ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। बुजुर्ग के हाथों से फिसलती हुई वो जमीन पर गिर पड़ी और हिचकियों से रोने लगी। लालटेन उसके नजदीक पहुंची। वो बहुत बुरी हालत में थी। लंबे स्याह बाल मुंतशिर, लिबास तार और चेहरे से खून रिसता हुआ। मास्टर दिलबन ने उसके जिस्म पर अपनी गर्म चादर फौरन डाल दी और सीधा खड़ा किया। कौन था वो? चौधरी ने सरजीत से मुखातिब होकर पूछा। सरजीत के रोने में और तेजी आ गई। चौधरी ने अपना सवाल दोहराया और मास्टर ने नरमी से सरजीत को दिलासा दिया। वो बमुश्किल अपनी हिचकियों पर काबू पाते हुए बोली, परबत सिंह, वो मुझे। हाँ, क्या हुआ? चौधरी ने पूछा। कोशिश के बावजूद इससे आगे वो कुछ न बोल सकी। उसूली तौर पर गांव वालों को इसी वक्त शमशान घाट की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो पर्वत का नाम सुनते ही इनका तमाम गैज़ व ग़ज़ब झाग की तरफ बैठने लगा था।
وہ لاٹھیاں اور رائفلیں سونپ کر پروت کے سامنے کیسے جا سکتے تھے؟ یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس سے خوف کھاتے تھے، خوف کھانے والے تو چند ہی تھے، اور جو تھے ان میں سے بھی 3-4 ہی اس ہجوم میں موجود تھے۔ زیادہ تر لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ ان کا ہیرو تھا، ان کا رہبر تھا، اور جو ہیرو ہوتے ہیں جن کے لیے دل کے نہاں خانوں میں خود بخود جگہ پیدا ہو جاتی ہے، ان کے لیے خود بخود معاشرتی اصولوں میں لچک پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک نوعمر لڑکی کی بات پر اعتبار کر کے اپنے ہیرو کو آنن فانن عرش سے فرش پر کیسے گرا سکتے تھے؟ لہٰذا انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ فی الحال رخ پھر گاؤں کی طرف موڑ لیا جائے اور صورتحال کو ٹھنڈے دل سے سوچا اور سمجھا جائے۔ سرجیت کور کی عزت لٹنے سے بچ گئی تھی۔ جب پروت سنگھ نے سرکنڈوں میں جا کر اس پر دست درازی شروع کی تو خوش قسمتی سے سرجیت کے ہاتھ میں ایک اینٹ کہیں سے آ گئی تھی۔ اس نے موقع تاک کر یہ اینٹ پروت کی پیشانی پر دے ماری اور خود کو اس کی آہنی گرفت سے چھڑا کر بھاگ نکلی۔ سرجیت کی عزت بچ جانے سے یہ معاملہ کم سنگین ہو گیا اور یوں لوگوں کا غم و غصہ جو پہلے ہی ماند پڑ چکا تھا نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے پروت کو اس معاملے سے صاف بری کر دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ واقعے سے صرف ایک روز پہلے سرجیت بھی پروت کی بے عزتی کر چکی تھی۔ اس نے کئی افراد کے سامنے اسے برا بھلا کہا تھا، یہاں تک کہ اسے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ پروت کے منہ پر تھپڑ جڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ گاؤں بھر کی آنکھ کا تارا کہا جاتا تو بیجا نہ تھا۔ لڑکپن ہی سے وہ ہر دل عزیز تھا۔ 16 سال کی عمر میں اس کا قد کاٹ ایک بھرپور مرد جتنا تھا۔ اس نے 30 دیہات کے اکھاڑے میں اپنے سے کہیں زیادہ تجربہ کار پہلوان کو 10 سیکنڈ میں چت کر کے پورے علاقے میں شہرت حاصل کر لی تھی۔ پھر آنے والا وہ دن اس کی شہرت میں اضافے کا سبب بنا۔ وہ طاقت، شہزوری اور زور میں نامور ہونے لگا۔ اس کی لٹ بازی کی تو جالندھر تک دھوم تھی۔ سینے میں دم بھر کر جب وہ میخوں والی لاٹھی گھماتا تو لگتا تو جیسے چکنے فرش پر رنگدار لڈو پھسلتا جا رہا ہے۔ وہ لاٹھی والوں کو ایک ہی ہلے میں چت کر دیتا، اس کے لیے معمولی بات تھی۔ پھر جب مشرقی پنجاب میں سکھوں کی تحریک نے زور پکڑا تھا اور شہروں کے ساتھ ساتھ قصبوں دیہاتوں میں بھی خالصتان کا نعرہ گونجا تھا، موضع کچی گڑھی میں پروت کو ایک اہم حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ اس تحریک کا سرگرم حامی بن کر ابھرا تھا اور ماں کی آشیرواد سے کئی بار امرتسر کی یاترا بھی کر آیا تھا۔ اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی کہ پروت سنگھ نے خالصہ تحریک میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر رکھی ہے اور اکثر مسلح جتھوں کے ساتھ کارروائی کے لیے جاتا رہتا ہے۔ قرب و جوار کے کئی دیہاتوں کی طرح موضع کچی گڑھی میں بھی علیحدگی پسندوں کی اکثریت تھی۔ بمشکل چند ایک گھرانے مختلف نظریہ رکھتے ہوں گے، لیکن وہ بھی نمک کی کان میں نمک کے مانند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کچی گڑھی میں پروت کو ہیرو کی حیثیت حاصل تھی۔ گاؤں کے کئی نوجوان اس کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور عموماً پراسرار طور پر گاؤں سے غائب رہتے تھے۔ یہاں تک کہ چودھری لجپال کے 2 بیٹے بھی پروت سنگھ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور خفیہ مشورے کرتے تھے۔ پچھلے برس جب پروت دربار صاحب کے اندر سے پکڑا گیا تھا تو چودھری کے بڑے بیٹے نے ہی بھاگ دوڑ کر کے اس کی ضمانت کرائی تھی۔ جہاں تک چودھری لجپال کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار سا ہے۔ اس نے کبھی پروت کی کھل کر حمایت کی تھی اور نہ مخالفت۔ اس غیر جانبداری کی وجہ غالباً اس کی بڑھتی ہوئی عمر اور گرتی ہوئی صحت بھی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کو علیحدگی پسندوں کا گڑھ بنا کر کسی بڑی مصیبت میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ہونی ہو کر رہتی ہے، کچی گڑھی کی تقدیر میں بھی کچھ لکھا تھا جو سامنے آ کر رہا تھا۔ بات شروع میں ایسی سنگین نہیں تھی۔ پچھلے اتوار شام کو کوئی 7 بجے قریبی چوکی کا انچارج خشونت ڈھلوں اپنی 8-10 گھڑ سوار ساتھیوں کے ساتھ کچی گڑھی پہنچا۔ یہ لوگ پروت کے ایک دوست تارا کے گھر کی تلاشی لینا چاہتے تھے۔
तारा की बहन की शादी थी और घर में मेहमान आए हुए थे। पर्वत ने एसआई खशूनत ढिल्लों से कहा कि वो आज रात तारा के घर की तलाशी नहीं होने देगा। इस बात पर एसआई खशूनत और पर्वत में गर्मा गर्मी हो गई। इतने में चौधरी के दोनों बेटे हरनाम और परनाम सिंह भी जीप में सवार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की तो एएसआई इनसे भी उलझ गया। गर्मा गर्म बहस के दौरान उसने चौधरी के बड़े बेटे हरनाम को धक्का दिया और वो नीचे गिर पड़ा। ये मंजर देखकर पर्वत सिंह गुस्से से पागल हो गया। उसने एएसआई की टांगों में हाथ देकर इसे उठाया और सर से बुलंद करके जीप के बोनट पर दे मारा। इस सूरत हाल को बिगड़ते देखकर एक हेड कांस्टेबल ने गोली चला दी। जवाब में परनाम सिंह ने गोली चलाई और हेड कांस्टेबल जख्मी होकर गिर पड़ा। सूरत हाल अचानक ही बेहद संगीन हो गई थी। एएसआई हाँफता कांपता घोड़े पर सवार हुआ और चिल्लाकर बोला, मैं देखता हूँ अब तुम सबको फांसी चढ़ने से कौन बचाता है। जवाब में पर्वत सिंह ने कहा, हम भी देखते हैं बेले के सुअर हमारे गांव में पाँव कैसे रखते हैं। पुलिस पार्टी अपने जख्मी साथी लेकर वापस चली गई और इसी रात तकरीबन 2 बजे पूरे गांव की नाकाबंदी कर ली गई। शुरू में पुलिस की नफरी कम थी और अगर पर्वत वगैरह कोशिश करते तो ये मासरा तोड़कर बाहर निकल सकते थे, लेकिन बारात को रुखसत करने के बाद वो दिन चढ़े शराब के नशे में धुत पड़े रहे। दोपहर से कुछ पहले इन्हें नाकाबंदी का इल्म हुआ। उस वक्त पुलिस को मुनासिब कुमक मिल चुकी थी। वो करीबी थानों की पुलिस कील कांटे से लेस होकर आ गई थी और अब गांव की हुदूद से बाहर निकलना नामुमकिन होकर रह गया था। इसी रात चंद नौजवानों ने शमशान घाट की तरफ से ये मुहासरा तोड़ने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने ज़बरदस्त फायरिंग कर दी। इस फायरिंग से ये अंदाज़ा हुआ कि पुलिस हर वक्त मुहासरा बरकरार रखना चाहती है। पुलिस के इरादे देखते हुए गांव के नौजवान भी पूरी तरह मुसल्लह और तैयार हो गए। ये सूरत हाल पिछले 4 रोज़ से बरकरार थी। ना पुलिस ने गांव में दाखिल होने की कोशिश की थी और ना मुहासरा उठाया था। पता चला था कि डीएसपी बदरूक सिंह खुद मौके पर पहुंचने वाला है और वह कच्ची घड़ी में फैसलाकुन ऑपरेशन करना चाहता है। ये भी मालूम हुआ कि फैसलाकुन इक़दाम के लिए उसे हेडक्वार्टर से मज़ीद नफरी का इंतज़ार है और इसी इंतज़ार के सबब पुलिस रेड में ताख़ीर हो रही है। कच्ची घड़ी मुख्तसर सा गांव था, बमुश्किल 80-85 घर होंगे। पूरे गांव में 10 राइफलें और 3-4 पिस्तौल थे। इस महदूद असले और मुख्तसर तादाद से पुलिस की भारी जमीयत का मुकाबला क्यों कर किया जा सकता था। जुमेरात की शाम तक हालात पूरी तरह वाज़ेह हो गए थे कि ये सूरत हाल बिल्कुल यकतरफा थी। हेडक्वार्टर से पुलिस के 3 ट्रक और आ गए। ये तो हर तरह के जदीद असले से लैस थे। उन्होंने पुलिस को 3 अतराफ से यूं घेर लिया जैसे दुश्मन की फौज किसी मजबूत मोर्चे पर कब्जे के लिए आगे बढ़ने वाली हो। ताकत के नशे में चूर पुलिस इस दूर अफ्तादा गांव में क्या कयामत नहीं मचा सकती थी। यहाँ कोई मजलूमों की आहो बका सुनने वाला नहीं था। लिहाजा जब चौधरी लजपाल सिंह ने बस्ती को पुलिस के रहमो करम पर पाया तो खुद जाकर डीएसपी बदरूक से मिलने का फैसला किया। वो चंद मोअज़्ज़िज़ीन के साथ गांव से निकला और डीएसपी बदरूक के पास पहुंच गया। 6 फीट के लंबे चौड़े डीएसपी बदरूक ने अपने स्याह रंग में दहकते अंगारों की सुर्खी छुपा रखी थी। वो चौधरी के साथ तौहीन-ए-आमेज़ सदमहरी से पेश आया और उसे ये मशवरा दिया कि वो वापस जाए और अपने लड़कों से पुलिस पर फायर खुलवाए ताकि वो अपनी माँ का दूध हलाल कर सकें। चौधरी ने गर्दन झुकाए रखने में ही आफियत समझी। वो जहाँ दीदा शख्स जानता था इस मौके पर जबान खोलना बिफरे हुए सांड को सुर्ख कपड़ा दिखाने के बराबर है। इसने धीमे लहजे में कहा, हमें क्षमा कर दो सरकार, कानून से टक्कर लेने का हम सोच भी नहीं सकते। ये तो 3-4 कम्मी मुंडों का गर्म खून उछाले मार रहा था। बहुत समझाया लेकिन बाजी नहीं आए। अब तेल में भीगे छितर खाएंगे तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बदरूक जहरीले अंदाज में मुस्कुराया, अब बात छितरों तक नहीं रहेगी, जेल और फांसी तक जाएगी और याद रखो कि तुम्हारे दोनों बेटे भी लपेट में आएंगे। लजपाल जानता था सब कुछ बदरूक के हाथ में है। वो इस दूर दराज गांव में थानेदार भी है, जज भी और जल्लाद भी। अगर वो ठंडा हो गया तो समझो सारा मामला ठंडा हो गया। उसने कोई ऐसी गलती नहीं की जो बदरूक सिंह को मुश्तइल करती और बड़ी आजिज़ी और चापलूसी के साथ
उसे गांव में ले गया। परबत सिंह और उसके सरगर्म साथियों को वो पहले ही आमादा कर चुका था कि वो पुलिस के सामने हथियार नहीं उठाएंगे। अपने लड़कों को भी उसने समझा बुझा लिया था। वो भी समझ गए कि अब बात एसआई खशूनत या थानेदार भोला सिंह तक महदूद नहीं रही। ऊपर जालंधर तक घंटियां बज गई हैं और डीएसपी बदरूक सिंह उर्फ काला चीता बनफ्से नफीस इनकी सरकोबी के लिए मौजूद हुआ है। यूं तो पर्वत ने भी मज़ाहमत न करने का वादा कर लिया था, लेकिन बस्ती के बड़ों को इसका एतबार नहीं था। उन्होंने परबत सिंह को बड़ी एहतियात से गैर मुसल्लह किया था और उसकी मां को मुस्तकिल उसके साथ लगा रखा था ताकि वो आंसुओं की ज़बान में इसे पुरअमन रहने की तलकीन करती रहे। करीबन 12 बजे दोपहर पुलिस की जमीयत किसी शहर के फातिहीन की तरह बस्ती में दाखिल हुई। किवाड़ बंद और गलियां सहमी हुई थीं। चौधरी की हवेली में वो तमाम मर्द मौजूद थे जो पुलिस को मतलूब थे या मतलूब हो सकते थे। इसके अलावा तमाम लाइसेंस याफ्ता राइफलें और पिस्तौलें बमें गोलियों के एक चारपाई पर ढेर थे। डीएसपी बदरूक ने मजाकखेज नज़रों से इन गोलियों के ढेर की तरफ देखा और परबत सिंह की मां को गलीज़ गाली देकर बोला, यह असला जो मुझे दिखाया जा रहा है, इससे 25 गुना असला इसके पास मौजूद है। क्यों है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? उसने परबत से मुखातिब होकर पूछा। परबत एक तरफ बेपरवाही से खड़ा था। सख्त सर्दी में भी उसका लिबास सिर्फ एक कमीज़ और तहमद पर मुश्तमिल था। कमीज़ के नीचे से उसका भरा हुआ सीना और सिटोल बाजू साफ दिखाई दे रहे थे। वो शानदार कसरती जिस्म का मालिक एक पुरकशिश सिख था। उसने माथे पर पट्टी बांधी हुई थी। ये पट्टी 2 रोज़ पहले के उस वाक़ये की तरफ इशारा करती थी जब सरजीत कौर ने उस पर ईंट से हमला करके अपनी जान बचाई थी। डीएसपी के मुंह से मां की गाली सुनकर उसका चेहरा लाल भभूका हो गया। एक लम्हे के लिए लगा कि वो तमाम अंदेशे बालाए ताक रखकर डीएसपी पर टूट पड़ेगा और उस वक्त तक उसकी गर्दन दबाए रखेगा जब तक वो सोरखबाशी नहीं हो जाता। लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद पर काबू पा लिया। बिछी हुई मुट्ठियां ढीली हो गईं और चेहरा पत्थर की तरह सपाट हो गया। चारों तरफ खड़े मुसल्लह सिपाहियों ने जब खतरा टलते देखा तो राइफलों के ट्रिगर पर उनकी उंगलियां नर्म पड़ गईं। डीएसपी ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ पर्वत के मुंह पर मारा और दूसरे हाथ से रिवॉल्वर की नाल उसकी पेशानी पर रख दी। फिर जहरीले नाक की तरह फुनकार कर बोला, बड़े सूरमा बनते थे, पुलिस वालों को गांव में घुसने नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पुलिस कितनी बाइख्तियार होती है और कहाँ कहाँ घुस सकती है। फिर वो चीखकर अपने इंस्पेक्टर से बोला, ले जाओ इन सब माँ के वीरों को और मुश्कें कस के बाहर अहाते में डाल दो। अमला तो जैसे हुक्म का मुंतजिर था। एकदम सिपाही मक्खियों की तरह नौजवानों पर टूट पड़े। एक एक को 10-10 सिपाहियों ने दबोच लिया और मारते पीटते घसीटते अहाते में ले गए। यहाँ इनके हाथ पांव रस्सियों से बांधकर हवेली की दीवार के साथ साथ औंधा लिटा दिया गया। वो दिन कच्ची गढ़ी वालों के लिए कयामत सुगरा से कम नहीं था। पुलिस ने हर मशकूक शख्स पर ज़बरदस्त तशद्दुद किया। घरों में घुसकर औरतों को बेपर्दा घसीटा गया। इन्हें गलीज़ गालियाँ दी गईं। घरेलू सामान को तलाशी के नाम पर तहस नहस किया गया। पुलिस ने गांव से कमोबेश 50 मर्दों को गिरफ्तार किया और इन्हें चौधरी लजपाल सिंह की हवेली में सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान एक सब इंस्पेक्टर अहले दहिया का हमदर्द तो गमखार बन गया और इन्हें वो गुर बताने लगा जिनकी मदद से वो अपने गिरफ्तार शुदगान की जानें बख्शवा सकते थे। नतीजे में कई घरानों का जेवर और जमा रुपया सब इंस्पेक्टर की जेब में जमा हो गया। सारी रात एक एक दो अफराद की रिहाई का सिलसिला जारी रहा और अगले रोज़ दोपहर तक वो तमाम अफराद रिहा हो गए जो बेगुनाह थे, यानी पुलिस के नुक्ता नज़र से भी बेगुनाह थे। जाहिर है इन लोगों को सिर्फ माल बनाने के लिए पकड़ा गया था। अब पुलिस की हिरासत में परबत सिंह समेत कुल 15 नौजवान थे। इनमें से 5 का ताल्लुक तो बराह रास्त चौधरी लजपाल सिंह से था।
یعنی کہ 2 اس کے بیٹے، 1 بھتیجا اور 2 ملازم خاص تھے۔ شام تک ان 5 کی رہائی بھی عمل میں آ گئی۔ باقی 10 میں سے 5 ملزمان کو سرکاری خانہ پوری کے لیے جالندھر روانہ کر دیا گیا۔ ایک نوجوان کی حالت رات گئے پولیس تشدد کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، لہٰذا اسے تحصیل اسپتال میں بھیج دیا گیا۔ یہ تارا تھا، اسی کی بہن کی شادی پر پولیس سے جھگڑا شروع ہوا تھا۔ یوں پولیس ریڈ کے 48 گھنٹے بعد حویلی کے اندر پولیس کی حراست میں کل 4 افراد رہ گئے۔ ان میں بڑا ملزم ظاہر ہے پربت سنگھ ہی تھا۔ پولیس کو شک تھا کہ پربت سنگھ نے گاؤں کے اندر یا قریبی کھیتوں میں اسلحے کی ایک بڑی مقدار چھپا کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں پربت سے ان افراد کے نام پتے بھی درکار تھے جو قریبی دیہات میں اس کے ساتھی تھے یا حکومت مخالف سرگرمیوں میں اس سے تعاون کر رہے تھے۔ ڈی ایس پی بدروگ سنگھ کے حکم پر حویلی کی بیٹھک کو گرفتار شدگان کے لیے عقوبت خانہ بنا دیا گیا اور سخت بے رحمی کے ساتھ ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ پربت سنگھ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ 1 سے زائد مرتبہ اس صورتحال کا سامنا کر چکا تھا۔ جتنی اس کی چھاتی چوڑی تھی اتنا ہی بڑا اس میں دل بھی تھا۔ وہ ٹارچر سے ٹوٹنے والا شخص نہیں تھا۔ اذیت سہ کر اس کی قوت مزاحمت اور بڑھتی جا رہی تھی، آنکھوں میں نشہ چھانے لگتا تھا اور چہرہ ہٹ درمی اور بے حسی کی تصویر بن جاتا تھا۔ حویلی کی بیٹھک میں اس کے ہاتھ نائلون کی رسی میں کس کے ایک سلاخ دار کھڑکی میں باندھ دیے گئے تھے۔ کھڑکی کی بلندی اتنی تھی کہ پربت سنگھ کے پاؤں کی انگلیاں ہی فرش سے لگ پاتی تھیں، یعنی وہ نہ تو کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ ہی جھول رہا تھا۔ لباس کے نام پر اس کے جسم پر صرف ایک جانگھیا رہنے دیا گیا تھا۔ کبھی اسے برف کی سل پر کھڑا کیا جاتا، کبھی زخموں میں سرکہ ملی مرچیں بھر دی جاتیں، کبھی جسم کے نازک ترین حصوں پر ضربیں لگائی جاتیں۔ وہ 24 گھنٹے میں تقریباً 4 دفعہ بے ہوش ہوا، لیکن زبان سے ایک لفظ بول کر نہیں دیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے اسلحہ چھپا رکھا تھا، تاہم ڈی ایس پی بدروگ جو مقدار بتا رہا تھا وہ درست نہیں تھی۔ ڈی ایس پی کا خیال تھا کہ یہ کم سے کم 1.5 لاکھ رائفلیں، 50 پستول اور گولیوں کی 10 پیٹیاں ہیں، جبکہ پربت سنگھ کے پاس صرف 300 رائفلیں اور 100 پستول تھے۔ گولیوں کی تعداد بھی اسی حساب سے تھی۔ یہ سارا سامان شمشان گھاٹ کے پاس ایک کھیت میں دفن تھا اور اگر پربت زبان نہ کھولتا تو پولیس کے فرشتے بھی وہاں تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ پربت کے سوا اس اسلحے کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ منظر حویلی کے ایک کمرے کا تھا۔ ایک مرغن ڈنر کے بعد ڈی ایس پی بدروگ اور انسپکٹر بھولا سنگھ کرسیوں پر ٹانگیں پسارے بیٹھے تھے۔ سامنے تپائی پر مینوشی کے لوازمات تھے۔ بدروگ نے اپنی خاردار مونچھیں سہلاتے ہوئے کہا، میرے خیال میں گھی نکالنے کے لیے انگلیاں کچھ اور تحریک کرنا پڑیں گی۔ کیا مطلب؟ بھولا سنگھ نے قدرے بے تکلفی سے پوچھا۔ یہی کہ یہ رانی خان کا سالہ کیوں زبان نہیں کھولے گا؟ بڑا ہی ڈھیٹ بندہ ہے، بہت کم بندے دیکھے ہیں میں نے اس نقشے کے۔ بھولا سنگھ نے گلاس سے ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا، میرا تو خیال ہے سرکار کہ ہمیں 5واں طریقہ استعمال کرنا چاہیے، 5 منٹوں میں ساری بدماشی نکل جائے گی اس کی۔ نہیں بھولا سنگھ، ڈی ایس پی نے گلاس دونوں ہاتھوں میں گھمایا، ایسے بندوں کو سمجھنے میں میرا تجربہ تجھ سے زیادہ ہے۔ بکے گا تو یہ ضرور، لیکن ہمیں اپنا طریقہ تھوڑا تبدیل کرنا ہوگا۔ مثلاً؟ بھولا سنگھ نے مثلاً کا حلیہ بگاڑتے ہوئے پوچھا۔ مثلاً یہ کہ یہ خط دیکھو۔ ڈی ایس پی نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر بھولا سنگھ کی طرف بڑھا دیا۔ بھولا سنگھ نے ڈاک کا بوسیدہ لفافہ کھول کر اس میں سے 2 خط نکال لیے۔ ایک سفید کاغذ پر تھا اور دوسرا نیلے پر۔ یہ 2 محبت نامے تھے۔ ایک پربت سنگھ کی طرف سے چندا نامی لڑکی کو لکھا گیا تھا اور دوسرا چندا کی طرف سے پربت کو بھیجا گیا تھا۔ پربت سنگھ والے محبت نامے کی تحریر یوں ہی سی تھی، لیکن چندا کے محبت نامے کی لکھائی صاف اور تحریر اچھی تھی۔ یہ خط کہاں سے ملے آپ کو؟ بھولا سنگھ نے پوچھا۔ کپور تھلے کو موضع رت پور سے، ڈی ایس پی نے جواب دیا۔ پچھلے ہفتے وہاں سے پربت سنگھ کا ایک یار دانو پکڑا گیا ہے، اکالی دل کا بڑا سرگرم رکن تھا۔ دانو کے گھر میں پربت کا ایک اٹیچی کیس بھی رکھا تھا۔ اس تالہ بند اٹیچی کیس میں پربت کی کچھ چیزیں تھیں اور یہ خط تھے۔
भोला सिंह के चेहरे पर चमक सी आ गई और वो ध्यान से खत पढ़ने में मसरूफ हो गया। खत पढ़ने के बाद उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराती हुई नजरों से डीएसपी की तरफ देखने लगा। डीएसपी ने दोनों पांव सामने वाली कुर्सी पर रखते हुए टांग पर टांग जमाई और अफसराना शान से बोला, इन खतों में कोई ऐसी खास बात तो नहीं, लेकिन फिर भी 3 बातें हमें मालूम हुई हैं। पहली ये कि चंदा नामी वो लड़की इसी गांव की रहने वाली है। नंबर 2, पर्वत इस पर दिलो जान से फिदा है और इसकी ज़रा सी तकलीफ पर भी तड़प उठता है। नंबर 3, इन दोनों का टांका आपस में जुड़े कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें मेरी बात किसी हद तक समझ में आ गई होगी। भोला सिंह की छोटी छोटी आंखों में शैतानी चमक उभर आई। गर्दन हिलाकर बोला, ना समझ में आने वाली तो कोई बात ही नहीं है सर। मेरे ख्याल में आपका ख्याल सही है। ये लड़की हमारे हत्थे चढ़ जाए तो कोई वजह नहीं कि पर्वत की ज़बान तेज गाम की तरह न चलने लगे। लेकिन इसमें एक मसला है भोला सिंह, डीएसपी ने पुरसोच लहजे में कहा। हमारा अंदाज़ा है कि चंदा लड़की का असल नाम नहीं है। पर्वत ने इसे प्रेम से चंदा लिखा है। लड़की ने भी खत के आखिर में तुम्हारी चंदा लिखकर अपना नाम छुपा लिया है। मैंने कल इसी बारे में थोड़ी सी पूछताछ की थी। गांव की 2 चलती फिरती औरतों को बुलाकर पूछा था। इनका कहना है कि गांव में किसी लड़की का नाम चंदा नहीं है। ना ही वो ये बता सकी कि पर्वत सिंह का याराना किस लड़की से लगा हुआ है या नहीं। इनके मुताबिक अभी तक पर्वत के बारे में कोई ऐसी बात मशहूर नहीं हुई। मखमूर भोला सिंह ने लंबी सी पुरसोच आवाज़ निकाली। लड़की के जिक्र पर इसे इस केस में गूनागून दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। काफ़ी देर गौर व फिक्र के समंदर में गोता जन रहने के बाद वो बहुत दूर की कौड़ी लाया। इसका मतलब है कि हमें तफ्तीश करनी पड़ेगी। डीएसपी ने बुरा सा मुंह बनाया। जाहिर है करनी पड़ेगी। वो खुद आकर तो नहीं कहेगी कि मैं पर्वत की कुछ लगती हूँ, पकड़ लो मुझे और पूछ लो मेरे दोस्त का मुतालिक जो पूछना है। भोला सिंह अपना सर मुसलसल इकरार में हिला रहा था। डीएसपी ने एक बेसार नज़र उसके मुसलसल हिलते सर पर डाली और पहलू बदल कर बोला, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। तुम्हें वो लड़की याद है जिस पर पर्वत ने मुजरिमाना हमले की कोशिश की थी और परसों जो हमारे पास शिकायत लेकर भी आई थी, कहती थी कि मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। हाँ हाँ, भोले ने तेज़ी से सर हिला दिया। वो लड़की हमारी बहुत मदद कर सकती है। हम उम्र लड़कियां एक दूसरे के बारे में जितना जानती हैं, बड़ी उम्र की लड़कियां नहीं जान सकती। फिर लड़कियां एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ भी जल्दी हो जाती हैं। मेरा दिल कहता है कि वो इस मामले के बारे में कुछ ना कुछ जानती होगी और अगर नहीं जानती तो जान लेगी। आपका ख्याल तो बिल्कुल सही ख्याल है। भोले सिंह ने फिर हामी भरी। डीएसपी बोला, तुम ऐसा करो, कल सुबह इस सुरजीत नामी लड़की से राब्ता कायम करो। बल्कि बेहतर है कि इसे मेरे पास ले आओ। मैं खुद इससे बातचीत करूँगा। भोले सिंह ने कहा कि बिल्कुल सही ख्याल है। अगले रोज़ 10 बजे के करीब सरजीत हवेली में डीएसपी बदरू के सामने बैठी थी। मोटी ओढ़नी और मैले लिबास के बावजूद उसका चेहरा निखरा निखरा नजर आता था। चेहरे पर अभी तक 2 नीलगु निशान मौजूद थे। ये बदरूक सिंह से इसकी दूसरी मुलाकात थी। बदरूक सिंह ने इसके लिए चाय मंगवाई और इसकी रही सही झिझक दूर करने की कोशिश करने लगा। बातों ही बातों में वो सरजीत का हुदूद अरबा भी दरियाफ्त करता जा रहा था। सरजीत ने इसे बताया कि इस गांव में एक खाला के सिवा इसका कोई नहीं। वालिदैन की मौत के बाद वो बेसहारा थी। इसने नर्सिंग का कोर्स कर लिया और अब तहसील अस्पताल में मुलाजमत करती है। इसकी रिहाइश भी अस्पताल के हॉस्टल में है। 1.5-2 माह बाद गांव आती है और चंद रोज़ खाला के पास रहकर वापस चली जाती है। इसने पर्वत सिंह के साथ होने वाले झगड़े का फिर तफसील से जिक्र किया और बताया कि किस तरह इसकी मामूली बात पर भड़ककर पर्वत सिंह ने इसे बाप की गाली दी थी और कैसे पर्वत सिंह ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए इसे राह चलते उठा लिया था। बदरूक सिंह मैनखेज खामोशी से सुनता रहा। जब सरजीत की आंखों में आंसू चमकने लगे तो वो जान गया कि अब ज़र्ब लगाने के लिए लोहा गर्म है। उसने बात का रुख बड़ी सफाई से अपनी मनचाही सिमत मोड़ लिया। उसने सरजीत से पर्वत सिंह के माशके के बारे में दरियाफ्त किया। सरजीत ने इस बारे में लाइल्मी जाहिर की।
हाँ, इतना ज़रूर बताया कि पर्वत का चाल चलन दुरुस्त नहीं है। वो मेले ठेलों में अक्सर औरतों के इर्द गिर्द नज़र आता है और कई दफ़ा औरतों की वजह से उसका झगड़ा भी हुआ है। डीएसपी बदरूक सिंह ने दोनों खत निकालकर सरजीत कौर के सामने रख दिए और कहा कि वो इन्हें ध्यान से पढ़े। सरजीत ने सर पर ओढ़नी दुरुस्त की और सर झुकाकर पढ़ने लगी। दोनों खत वो पढ़ चुकी तो डीएसपी बदरूक ने पूछा, कुछ इशारा मिला? सरजीत के चेहरे पर सोच की लकीरें छाई हुई थीं। होठों पर जबान फेरकर बोली, मैं कुछ कह नहीं सकती। गांव में कई लड़कियां हैं लेकिन चंदा किसी का नाम नहीं। बदरूक ने कहा, नाम को छोड़ो, नाम कोई भी हो सकता है। ये बताओ, तहरीर से कुछ अंदाजा होता है? सरजीत ने एक बार फिर गौर से लिखाई का मुआयना किया। आखिर घुटे घुटे लहजे में बोली, मेरा ध्यान सन्नू की तरफ जा रहा है। सन्नू कौन है? डीएसपी ने पूछा। ये वही लड़की है जिसकी शादी पर पिछले हफ्ते झगड़ा शुरू हुआ था। ये पर्वत के यार तारे की बहन है। दोनों हमसाए भी हैं। मैंने अक्सर सन्नू को पर्वत के घर आते जाते देखा है। सन्नू पढ़ी लिखी भी है। हो सकता है कि पर्वत ने उसी को चंदा लिखा हो। डीएसपी के करक चेहरे पर उम्मीद की किरण नमूदार हुई। वो लहजे की बेपनाह सख्ती को हद्दुल इम्कान छुपाते हुए बोला, तो अब ये काम तुम्हारे ज़िम्मे है सरजीत। किसी तरह पता चलाओ कि सन्नू का पर्वत से क्या ताल्लुक है। इसके अलावा भी जिस लड़की पर तुम्हें शुबा हो मुझे बताओ। मैंने फैसला कर रखा है कि इस दफ़ा कच्ची गड़ी से पर्वत सिंह की जड़ें खोद कर जाऊंगा। बदरूक की बात सुनकर सुरजीत कौर के चेहरे पर आसूदगी छा गई। गांव पूरी तरह पुलिस के नरखे में था। चुईया का बच्चा भी पुलिस की निगाह में आए बगैर बाहर नहीं जा सकता था। गली कूचों में दहशत खम ठोके खड़ी थी। अंधेरा गहरा होते ही इंस्पेक्टर भोला सिंह ने सरजीत के घर का रुख किया। कच्ची पक्की गलियों को रोड रूलर की तरह अपने कदमों से कूटता वो एक नीम पुख्ता मकान के सामने जा रुका। पूरे गांव की तरह इस गली में भी कर्फ्यू की सी हालत थी। किसी के देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। भोला सिंह ने दरवाज़ा खटखटाया। सरजीत की डरी सहमी मासी ने दरवाज़ा खोला और प्रणाम करके भोला सिंह को अंदर ले गई। यहाँ सरजीत कौर बरामदे में खड़ी थी। उसके सरापे को थानेदाराना नस्लों से घूरने के बाद भोला सिंह एक मूड़े पर बैठ गया। सरजीत कौर ने दूसरा मूड़ा संभाल लिया। चाय गालिबन पहले से ही तैयार थी। सरजीत की मासी फौरन बर्तन मेज़ पर ले आई। भोला ने कहा, नहीं जी, इस तकल्लुफ़ शकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। मैं तो बस बीवी से काम की बात करने आया हूँ। मासी लड़खड़ाती हुई बाहर चली गई। सरजीत कौर ने खंगार कर गला साफ किया और बोली, हमारा अंदाज़ा गलत निकला है जी। मैंने डीएसपी साहब को बताया था। मैं तो ज़्यादातर गांव से बाहर रहती हूँ। 2-2.5 महीने बाद आना होता है। यहाँ के हालात की कुछ ज़्यादा सुनगुन नहीं रहती। तुम्हारा मतलब है कि सन्नू वो लड़की नहीं है? नहीं जी, मैंने कल सारा खोज लगाया है। पर्वत ने इसे बहन बना रखा था। बाकायदा राखी बांधी थी सन्नू ने इसे। मैंने सन्नू की लिखाई भी देखी है। वो खत की लिखाई से बिल्कुल मुख्तलिफ है। भोला सिंह ने एक गहरी सांस ली। ठीक है बीबी, मैं जाकर एसपी साहब को बता देता हूँ। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। चाय तो पीते जाएं, सरजीत ने कहा। नहीं, चाय ही चाहिए, मुलाकात होती रहेगी, भोले सिंह ने मायनाखेज लहजे में कहा और सहन की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया। पेशानी पर हाथ मारकर बोला, ओह, एक खास बात तो मैं भूल ही गया। वो दोबारा मूड़े पर बैठ गया तो सरजीत को भी बैठना पड़ा। भोला सिंह बोला, बीबी, वो तुम्हारी लंबी सी सहेली है ना, भरे भरे पिंडे वाली, चिट्टे रंग की, क्या नाम है उसका? साहिबा। इस पर बदरूक सिंह साहब को कुछ शक सा हुआ है। तुमने खत में पढ़ा होगा, इसमें बादाम रंगी आंखों की बात है। इस लड़की की आंखें भी तो नस्वारी नस्वारी हैं। वैसे भी गांव में सबसे अच्छी शक्ल सूरत वाली वो ही है। कहीं मेरा मतलब है वो। भोला बात अधूरी छोड़कर सरजीत की तरफ देखने लगा। सरजीत के चेहरे पर सोच के साए फैल गए। कुछ देर बाद वो खोई हुई सी आवाज़ में बोली, लगता तो नहीं है ऐसा, पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। कहा तो किसी के बारे में भी कुछ नहीं जा सकता बीबी। ये तो पूछ पड़ताल हो तो पता चले ना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो तो चिट्ठी अनपढ़ है। अनपढ़ है तो क्या हुआ, सोनी तो है ना। और जब रब सोहन देता है तो खत पत्तर लिखने आ ही जाते हैं। खुद ना लिखे जाएं तो होरों से लिखवा लिए जाते हैं। क्या समझती हो सरजीत?
कौर खामोश रही, लेकिन चेहरे से जाहिर होता था कि वो भोला सिंह की हाँ में हाँ मिला रही है। वो बोला, तो बस फिर ठीक है, कल सुबह सवेरे साहिबा की कला दबाओ और पता करो कि उसने कोई चंद चढ़ाया है कि नहीं। डीएसपी बदरूख सिंह हाथ पुश्त पर बांधे किसी काले चीते ही की तरह कमरे में चकरा रहा था। इससे चेहरे पर झुल्लाहट और बेकरारी थी। इंस्पेक्टर भोला सिंह एक कोने में सर झुकाए खड़ा था। उसने चौड़ नजरों से डीएसपी का तमतमाता हुआ चेहरा देखा और दाढ़ी खुजाकर बोला, पता नहीं कमबख्त किस मट्टी का बना हुआ है, लगता है कि मुंह में जबान ही नहीं। बोलेगा, जरूर बोलेगा, डीएसपी ने अपने घुटने पर हाथ मारते हुए कहा, बस किसी तरह इस हरामखोर का पता चल जाए। अचानक दरवाजे पर संतरी नमूदार हुआ। उसने खटाक से सल्यूट किया और बोला, जनाबे अली, एक बीबी मिलने के लिए आई है, इसके साथ एक बड़ी उम्र की बीबी भी है। डीएसपी ने भोला सिंह से कहा, मेरा ख्याल है कि सरजीत और उसकी मासी होंगी, जाओ इन दोनों को अंदर ले आओ। भोला सिंह संतरी के साथ बाहर निकला और थोड़ी देर के बाद सरजीत और उसकी मासी को ले आया। सरजीत ने हस्बे मामूल सर और जिस्म में एक मोटी ओढ़नी से ढांप रखा था। मासी भी चादर पोश थी। दोनों औरतें प्रणाम करके डीएसपी के सामने कुर्सी पर बैठ गईं। डीएसपी ने भोला सिंह से कहा, तुम्हें जो काम कहा है वो करो। भोला सिंह ने तनकर सलाम किया और बाहर निकल गया। मुख्तसर तमहीद के बाद सरजीत असल मौजू पर आ गई। उसने कहा कि जनाब, मैं कोशिश करने के बावजूद अभी तक आपके लिए कोई काम की बात मालूम नहीं कर सकी। मैंने साहिबा से बहुत घुल मिल कर बातें की हैं, लेकिन उसने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया जिससे अंदाज़ा हो कि परबत से उसका कोई संबंध रहा है। डीएसपी ने उसकी आंखों में झांका, कहीं सहेली से प्यार तो नहीं निभा रही हो। सरजीत ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, और साहिबा मेरी कोई ख़ास सहेली भी नहीं, बस जैसे गांव की दूसरी लड़कियों से बोलचाल है, इससे भी है। मैं तो रहती ही ज़्यादातर गांव से बाहर हूँ, ऐसे में सहेलियाँ क्या बनेंगी। एक दो बचपन की सहेलियाँ थीं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं। डीएसपी ने गहरी सांस ली, तो तुम्हारा मतलब है कि साहिबा से कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकी। जी नहीं, वो मुझसे बहुत खुलकर बातें करती रही है। इसके रिश्ते की बात साथ वाले गांव में पटवारी के लड़के से चल रही है और वो इस बातचीत से बहुत खुश है। डीएसपी बोला, तुमने कहा था कि साहिबा की सहेली बन तो पढ़ लिख सकती है, इसकी लिखाई का कोई नमूना लाई हो। जी हाँ, सरजीत ने कहा और ओढ़नी के पल्लू में एहतियात से बंधा हुआ एक कागज़ खोलकर डीएसपी के सामने रख दिया। ये कापी साइज का एक वर्क था और इस पर छोटे कीमे के कोफ्ते बनाने की तरकीब दर्ज थी। डीएसपी ने मेज की तरफ से चंदा वाला खत निकाला और इसकी तहरीर का मवाजना कोफ्तों वाली तहरीर से करने लगा। चंद लम्हे बाद उसने मायूसी से सर हिला दिया और दोनों कागज वापस दराज में रख दिए। करीबन आधे घंटे तक सरजीत और डीएसपी साहिबा के मुतालिक बातचीत करते रहे। इस दौरान सरजीत की मासी डरी सहमी खामोश बैठी रही। वो सीधी सादी देहातन इस माहौल में बड़ी घुटन महसूस कर रही थी। जब सरजीत और उसकी मासी डीएसपी के पास से उठने की तैयारी कर रही थीं, तो भारी कदमों की चाप सुनाई दी और भोला सिंह दनदनाता हुआ अंदर आ गया। इसके पीछे पीछे एक लड़की थी और लड़की के साथ एक अधेड़ उम्र शख्स था। दोनों बुरी तरह घबराए हुए थे। एक मोटा ताज़ा कांस्टेबल इन दोनों को करीबन धकेलते हुए अंदर लाया। सरजीत ने लड़की और बूढ़े को देखा तो चौंक गई। वो दोनों दादा पोती थे। दादा का नाम ज्यूना था। इसे बमुश्किल गांव का करीब तरीन मज़ार कहा जा सकता था। लड़की मालती कौर थी। वो बमुश्किल 18-19 वर्ष की रही होगी। बोसीदा लिबास में उसका हुस्न ऐसा ही था जैसे चमकती दमकती नई गाड़ी शोरूम के अहाते में गिरदो गुबार से अटी खड़ी हो। वो जैसे रो देने के करीब थी। बूढ़ा शख्स सचमुच रो रहा था। वो हाथ जोड़ जोड़ कर भोले सिंह से फरियाद कर रहा था, हम बेकसूर हैं सरकार, हमारा कोई दोष नहीं, मुझसे अंगूठे लगवा लें, मालती का कसूर साबित हो तो हम दोनों को फांसी लगा दें। डीएसपी ने सवालिया नज़रों से भोले सिंह को देखा। वो गर्दन फुलाकर बोला, हाँ यही है ज्यूना की पोतरी, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ जी, अंदर से कृपान उठा लाई थी, कहती थी मुझे हाथ लगाया तो आत्महत्या कर लूँगी। डीएसपी ने कड़ी नज़रों से लड़की और बूढ़े को घूरा। बूढ़ा सरतापा फरियादी नज़र आ रहा था। डीएसपी ने लहजे में नरमी समेट कर कहा, तुम ज़रा बाहर बैठो बाबा, मैं अभी तुम्हें बुलाता हूँ।
اسی شاہی فرمان پر بوڑھا سرتاپا لرز گیا، لیکن احتجاج کی ہمت نہیں تھی، بس ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ بھولا سنگھ اور فرماندار کانسٹیبل اسے دھکیل ہوئے باہر لے گئے۔ سرجیت گمسم منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ مالتی کو کیوں یہاں لایا گیا ہے۔ کیا یہ بھی پربت سنگھ والا معاملہ ہے یا کسی اور شک کی بنا پر اسے یہاں پہنچایا گیا ہے؟ ڈی ایس پی صاحب اب پوری طرح مالتی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کا حسب نسب پوچھ رہا تھا اور مختلف سوالات کر رہا تھا۔ سرجیت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے یہاں رکنا چاہیے یا نہیں۔ وہ تذبذب میں تھی۔ یہی حال ماسی کا بھی تھا۔ آخر ڈی ایس پی نے خود ہی ان کی مشکل آسان کر دی۔ وہ سرجیت کی طرف متوجہ ہو کر بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تم سے پھر بات کروں گا۔ اگلے 24 گھنٹے سرجیت سخت پریشان رہی۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مالتی کور کو کس شبے میں حویلی لے جایا گیا ہے اور وہاں کیوں رکھا گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ مالتی کا ایک بھائی ببر خالصہ میں شامل تھا اور 2 برس پہلے دربار صاحب کے قریب پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا تھا، لیکن اس گاؤں میں کم از کم 1 درجن نوجوان اسی طرح ہلاک یا لاپتہ ہو چکے تھے۔ پھر جیونا اور اس کی پوتی ہی کو کیوں تختہ مشق بنایا گیا تھا؟ گاؤں بدستور سخت محاصرے میں تھا اور دہشت کی فضا ہر گزرنے والے دن کے ساتھ گمبھیر ہوتی جا رہی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا اس اذیتناک صورتحال سے کب جان چھوٹے گی اور جان چھوٹنے تک ان کا کیا حشر ہو چکا ہوگا۔ اگلے روز بھی سارا دن مالتی اور اس کا دادا جیونا حویلی سے واپس نہیں آئے تو سرجیت نے حویلی جانے کی ٹھانی۔ حویلی ایک طرح سے عارضی تھانے کا روپ دھار چکی تھی۔ چودھریوں کے علاوہ صرف سرجیت ہی تھی جو حویلی جانے کی ہمت کر سکتی تھی، ورنہ عام لوگ تو چکر کاٹ کر دور دور سے گزر جاتے تھے۔ جب رات گئے، اندر سے بدنصیب نوجوانوں کی لرزہ خیز چیخیں ابھرتیں تو سننے والے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ اب یہ بات پورے گاؤں کو معلوم ہو چکی تھی کہ پربت نے گاؤں کے ارد گرد کہیں بڑی مقدار میں اسلحہ چھپا رکھا ہے اور پولیس یہ اسلحہ برآمد کرانے کے لیے اس پر تشدد کر رہی ہے۔ ان کا شیر لوہے کے جال میں تھا۔ اس پر رات دن آتشی کوڑوں کی بارش ہو رہی تھی۔ وہ دھاڑ رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی مدد کرنا تو کجا، انہیں اپنی مال و جان اور آبرو کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اندھیرا ہوا تو سرجیت تنہا تنہا گھر سے نکلی اور حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں 2-3 جگہ پر اسے پولیس کے مسلح سپاہی نظر آئے۔ حویلی کے بڑے پھاٹک پر بھی 2 سنتری چوکس ہو کر ٹہل رہے تھے۔ سرجیت کو پہچان کر انہوں نے اسے اندر جانے دیا۔ وہ حویلی کی بیٹھک میں پہنچی تو انسپکٹر بھولا سنگھ نشے میں دھت ٹانگیں پسارے لیٹا تھا۔ ڈی ایس پی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سرجیت کور کو دیکھ کر بھولا سنگھ جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ست سری اکال بیوی جی، آؤ بیٹھو بیٹھو، کوئی خیر خیریت کی خبر لائی ہو؟ بڑی صاحب کہاں ہیں؟ سرجیت نے پوچھا۔ وہ اوپر آرام کر رہے ہیں۔ اور مالتی اور اس کا دادا؟ وہ دادا پوتری سامنے والے کمرے میں ہیں، بیچارے تفتیش پر ہیں دونوں۔ سرجیت کرسی پر بیٹھ گئی۔ بھولا سنگھ نے ٹوپی میز پر سے اٹھا کر سر پر رکھ لی۔ تھانے دار صاحب، یہ مالتی کو کس شبے میں پکڑا گیا ہے؟ سرجیت نے پوچھا۔ وہی پربت والا معاملہ ہے بی بی۔ ایک مخبر نے شبہ کیا ہے اس پر۔ کون مخبر ہے ایک؟ بھولا سنگھ کے گول مول جواب سے جھوٹ کی سیاہی ٹپک رہی تھی۔ سرجیت نے کہا، شبہ کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ میرے خیال میں وجہ تو صاف ظاہر ہے۔ ان کا پورا خاندان ایک نمبر کا بدمعاش ہے۔ مالتی کا ایک بھائی تو پولیس مقابلے میں گرچ بھی ہو چکا ہے۔ لیکن پربت سے مالتی کا کیا تعلق ہے؟ تعلق؟ ہم نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئیں۔ پورے 15 سال مار کھائی ہے انو سیکشنوں میں۔ اس لڑکی کے طور مجھے شروع سے ہی خطرناک لگتے تھے۔ بڑے عشق پیچے لڑانے والی اکھ ہے اس کی۔ ناول پڑھتی ہے، ریڈیو کے فرمائشی پروگرام میں خط لکھتی ہے۔ سنا ہے کہ کسی شہری باؤ سے بھی اکھ مٹکا ہوا تھا اس کا۔ یہ بات سرجیت کی سمجھ میں اچھی طرح آ رہی تھی کہ بھولا سنگھ کے پاس مالتی پر لگانے کے لیے کوئی ڈھنگ کا الزام نہیں ہے۔ وہ اسے صرف اس لیے پکڑ لایا تھا کہ وہ گاؤں کے سب سے لاچار اور غریب شخص کی اولاد تھی اور جوان تھی۔ سرجیت کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیلتی چلی گئی۔ وہ بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کچلنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو بی بی؟
भोले सिंह ने शराबी लहजे में पूछा। सोच रही हूँ पर्वत सिंह सामने हो तो कृपान से उसका पेट फाड़ दूँ। सब किया धरा उसी का है, उसी की वजह से ये सारी मुसीबत आई है गांव पर। आप लोगों को वो मौका न देता तो क्यों आते आप यहाँ? क्यों पकड़ धकड़ करते और बेगुनाहों को सरे बाजार घसीटते? अब जिस लड़की को आपने पकड़ा है, क्या जुर्म है उसका? उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो इस गांव में रहती है जिसमें पर्वत सिंह जैसा अकल का अंधा रहता है और लोगों को अपनी चर्ब ज़बानी से पीछे लगा लेता है। भोले सिंह की छोटी छोटी मखमूर आंखों में कमीनी सी मुस्कुराहट उभर आई। वो पुलिस के बारे में सरजीत के रिमार्क्स को नज़रअंदाज करते हुए बोला, सुना है कि पर्वत सिंह से तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है? वो बोली, कमज़ोर औरत की मर्द से भला क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी तो इन लोगों में होती है जो एक दूसरे का वार सह सकें और वार कर भी सकें। नातवा औरत तो सिर्फ बदुआ दे सकती है और मेरा यकीन है कि पर्वत सिंह इस हाल को पहुंचा है तो मेरी बदुआ से पहुंचा है। बड़ा दुख दिया था इसने मुझे। सरजीत की आंखों में आंसू तैरने लगे। भोला सिंह ने गिलास की हिलकोरे लेती बदबू अपने गले में उंडेलकर कहा, अगर इससे बदला लेना चाहती हो तो ये सुनहरी मौका है। जूती जूती है तुम्हारे पाँव में? वो शराबियों के अंदाज में झुककर उसके पाँव में जूती तलाश करने लगा, फिर हाथ लहराकर बोला, हाँ हाँ, वो इस सामने वाले दरवाजे से अंदर चली जाओ। खब्बे हद के कमरे में इसे बांध कर रखा है हमने, बिल्कुल जुआ बना रखा है। कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। इस जूती से अच्छी तरह सर पोला करो इसका और मेरी तरफ से इस पर 2 दफ़ा लानत और 1 दफ़ा थूक फेंक कर वापिस आ जाओ। चलो शाबाश है, जाओ दिलेर होकर। भोले सिंह ने बाकायदा हाथ से धकेल कर उसे अंदर भेज दिया। अंदरूनी कमरे में पहुंचते ही सरजीत ने बिजली की सी तेजी से अपने लिबास से कृपान बरामद की और पर्वत सिंह की तरफ बढ़ी। पर्वत की खून आलूद कलाइयाँ एक मजबूत रस्सी से बंधी हुई थीं और रस्सी सलाखदार खिड़की से मुंसलिक थी। पाँव एक अलहदा रस्सी से बंधे हुए थे। दोनों रस्सियाँ काटने में सरजीत को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। पर्वत एक दफ़ा लड़खड़ा कर अपने पाँव पर खड़ा हो गया। इसके नीम बरहना जिस्म के हर इंच पर तशद्दुद के निशानात थे, लेकिन आंखों में वही ताजगी थी जो सारी रात पुरसुकून नींद सोने वाले की आंखों में नजर आती है। ये तरोताज़ा आंखें मुतजस्सिस नज़रों से सरजीत कौर को देख रही थीं। इन दोनों ने मिलकर 3 मिनट के अंदर अंदर बाकी तीनों नौजवानों की बंदिशें भी काट डाली। किस तरफ जाना है? पर्वत सिंह ने तेज सरगोशी की। मुझे कुछ पता नहीं, सरजीत ने जवाब दिया। पर्वत सिंह ने कृपान मजबूती से थामी और दीवार के साथ लगकर राहदारी का जायजा लेने लगा। राहदारी खाली थी। वो पांचों आगे पीछे राहदारी में पहुंचे। चंद कदम आगे जीने नजर आए। वो दबे कदमों जीनों पर चढ़ने लगे। अभी पर्वत ने दूसरी मंजिल के गिर्द आलूद फर्श पर पहला कदम ही रखा था कि एक बंद कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला। उन्होंने अपने सामने डीएसपी बदरूक सिंह को पाया। उसके केस खुले थे और उसके जिस्म पर पजामा नजर आ रहा था। जीनों का मंजर देखकर उसके तारीक जिस्म में बर्फ सी कौंध गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो वापस अपने कमरे में घुसता या गला फाड़कर चीखता, पर्वत सिंह तड़प कर उस पर गिरा। उसके एक हाथ ने बदरूक का मुंह दबाया और दूसरे ने खमदार कृपान उसके सीने में उतार दी। ये एक खौफनाक मंजर था। डीएसपी बदरूक मामूली कद काट का शख्स नहीं था, लेकिन वो ग्रैंडील पर्वत के बगल में बोना नजर आ रहा था। जानलेवा जख्म खाकर उसकी आंखें हलकों से बाहर उबल आईं। वो बुरी तरह तड़पा उछला, लेकिन उसका बालाई जिस्म बदस्तूर पर्वत के आहनी शिकंजे में कसा रहा। खून बहकर सफ़ेद पजामे और खाकिस्तरी जीनों पर गुलकारियां कर रहा था। पर्वत इसे घसीटता हुआ जीनों से दूर ले गया। ऐसा करते हुए उसने एक साथी से सरगोशी में हिदायत की कि वो कमरे से बदरूक की फर्ती निकाल लाए। ये नौजवान लपक कर कमरे में पहुंचा। यहाँ गैस लैंप की रोशनी में उसे एक खूंटी पर पुलिस यूनिफॉर्म बमे होस्टर के नजर आ गई। करीबी से एक और चीज़ भी नजर आई, लेकिन वो इसे गौर से नहीं देख सका, क्योंकि गौर से देखने के लिए दोबारा देखने की ज़रूरत थी और वो दोबारा देखना नहीं चाहता था। ये मालती थी
जो डरी सहमी बिल्कुल सकते की हालत में कंबल लपेटे मसेरी पर बैठी थी। नौजवान यूनिफॉर्म लेकर बाहर निकला तो बदरूक उर्फ काला चीता परबत सिंह की गिरफ्त में आखिरी हिचकियां ले चुका था। परबत सिंह ने कपड़े से अपने बाजुओं और उरियां टांगों से खून साफ किया और वहीं खड़े होकर जल्दी जल्दी वर्दी पहनने लगा। इस काम में 10 मिनट से ज़्यादा सिर्फ नहीं हुए। इस दौरान पर्वत के 2 साथी दूसरी मंजिल के सहन में घूम फिर कर नीचे उतरने का रास्ता तलाश करते रहे। तीसरा साथी छत पर चला गया। थोड़ी देर बाद ये तीसरा शख्स हाँफता हुआ नीचे आया। उसने बताया कि हवेली के पिछले अहाते में पराली से भरी हुई ट्राली खड़ी है और छत पर से इस ट्राली पर छलांग लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं। वो पांचों छत पर पहुंचे। लोडेड ट्राली खासी ऊंची थी। इन्हें छलांग लगाने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। ट्राली के करीब ही डीएसपी की करतालू जीप खड़ी थी। ड्राइवर जीप के अंदर अगली नशिस्त पर सो रहा था। परबत सिंह ट्राली से उतरा और एहतियात से चलता हुआ जीप तक पहुंच गया। वागुरु खैर, ट्राली पर बैठी हुई सुरजीत के होंठों से निकला। डर की बात नहीं बहन, पर्वत के एक साथी ने कहा। ये ड्राइवर बड़ा बीबा बंदा है, समझो कि वर्दी में वागुरु का सेवक छुपा हुआ है। पर्वत के साथी ने ठीक कहा था। जीप के अंदर ड्राइवर के उठने से हरकत तो पैदा हुई, लेकिन कोई हलचल नजर नहीं आई। गौर से देखने पर अंदाजा हुआ कि पर्वत ड्राइवर से बातें कर रहा था। फिर पर्वत के हौले ने हाथ की हरकत से इन चारों को नीचे उतरने का इशारा किया। वो बड़ी एहतियात से नीचे आए और दीवार के साथ साथ चलते जीप तक पहुंच गए। पर्वत ने अकबी दरवाज़ा पहले से खोल रखा था। वो सवार हो गए। पर्वत ने सरजीत समेत इन चारों को जीप के अकबी हिस्से में यूं लिटा दिया कि फौरन इन पर निगाह न पड़ सके। इसके बाद इसने ड्राइवर के साथ वाली नशिस्त संभाल ली और डैशबोर्ड से एक खून आलूद कपड़ा उठाकर चेहरे पर रख लिया। ये वही कपड़ा था जिसे उसने छत पर बदरूक सिंह का खून अपनी टांगों से साफ किया था। चंद लम्हे के बाद ड्राइवर और पर्वत ने आपस में सरगोशियां की। फिर जीप स्टार्ट हुई और एक झटके से हवेली के मेन गेट की तरफ बढ़ी। जीप को आते देखकर मेन गेट पर खड़े संतरियों ने भागकर गेट खोला और सैल्यूट किया। जीप मोड़ काटती हुई गेट से गुजरी और कुशादा गली में आई। ये रात के 9 बजे का अमल था। गांव की गलियां जो सारा दिन वीरान रहती थीं, बिल्कुल ही सुनसान थीं। एक दो चोर रास्तों पर पुलिस के सिपाही नजर आए। जल्द ही वो गांव से निकल आए। खेत खलियान खामोश थे। यूं लगता था कि कुर्ब जवार में कोई मौजूद नहीं और वो यूं ही दनदनाते हुए कच्ची गली की हुदूद से निकल जाएंगे, लेकिन वो जानते थे ऐसा होगा नहीं। जल्द ही इनकी पुलिस से मुठभेड़ होगी और फिर यही हुआ। जो ही वो नहर पार करने के लिए पुल की तरफ बढ़े, मुसल्लह सिपाही इनके सामने आ गए। इनके कंधों पर बंदूकें और हाथों में टार्चें थीं। वो तादाद में 10 के करीब थे। इनमें से बेशतर अटेंशन हो गए, जबकि 2 या 3 टार्चें संभाले जीप की तरफ बढ़े। एक टार्च का रोशन दायरा ड्राइवर के चेहरे पर आ रुका। डीएसपी साहब हैं, ड्राइवर ने घबराए हुए लहजे में कहा। हवेली में गोली चली है, साहब जख्मी हुए हैं। पर्वत ने बड़ी होशियारी से खून आलूद कपड़ा यूं चेहरे पर रखा हुआ था कि एक रुखसार के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये धमाका खेज खबर सुनकर टार्च बरदार की तफ्तीशी हिस्स खप से उड़ गई और वो मुंह खोले डीएसपी की तरफ देख रहा था। ड्राइवर ने झटके से क्लच छोड़ा और जीप धूल उड़ाती हुई पुल की तरफ बढ़ गई। कच्ची गली से तकरीबन 20 मील जुनूब की तरफ लुधियाना के एक मज़ाफ़ाती इलाके में उन्होंने जीप रोकी। पर्वत सिंह समेत चारों नौजवान बड़े खुशगवार मूड में थे। लगता नहीं था कि वो पूरे 4 रोज़ शदीद किस्म की जिस्मानी अज़ियत बर्दाश्त करते रहे हैं, या ये कि चंद घंटे पहले उन्होंने एक सांडनुमा डीएसपी को कत्ल किया है और मौत की आंखों में आंखें डालकर फरार हुए हैं। वो बड़ी बेपरवाही से हंस रहे थे और ठट्टे कर रहे थे। हाँ, सरजीत कुछ उदास थी। शायद मालती की बेबसी का तस्वुर अभी तक उसके जहन को कचोके लगा रहा था और वो इस बेगुनाह को काले चीते के जबड़ों में तड़पते सिसकते देख रही थी। लेकिन इसके गम की लौ मद्धम करने के लिए यह एहसास मौजूद था कि मालती का मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इसकी खूंचका लाश चौधरी लजपाल की हवेली में इबरत निगाह बनी पड़ी है। सरजीत और पर्वत सिंह
दरमियानी नशिस्त पर साथ साथ बैठे थे। सरजीत कौर को उदास देखकर पर्वत ने अपना वजनी बाजू उसके कंधे पर रखा और बोला, जो हो चुका है इसे मत सोचो। जिस राह पर हम चल पड़े हैं इस पर पीछे मुड़कर देखना नहीं है। आगे की जानिब देखो चंदा, आगे की जानिब। पर्वत के होंठों से चंदा का लफ्ज सुनकर ड्राइवर करंट सिंह समेत सभी चौंक गए। वो मुड़कर हैरत से सरजीत कौर को देखने लगे। वो होंठों में एक आसूदा मुस्कुराहट दबाए खामोश बैठी थी। पर्वत के एक हम उम्र साथी दरबार ने हकलाकर कहा, पर्वत, ये क्या कह रहे हो? यानी चंदा? हाँ, यही है चंदा, पर्वत ने कहा। और वो खत? मेरा मतलब है। हाँ, इसी का खत था जिसने डीएसपी को तिगनी का नाच नचा रखा था। सरजीत शर्म से सुर्ख होने लगी। वो सब आंखें फाड़कर इसे देख रहे थे। अभी तक किसी को इस माशरे के बारे में कुछ मालूम नहीं था। यह एक ऐसा इश्क था जिसकी मुश्क अभी हवाओं में बिखरना शुरू नहीं हुई थी। पर्वत के साथियों को इस बात का पता 2-3 रोज बाद चला कि डीएसपी बदरूग जैसा घाघ चंदा का पता चलाने और नतीजे में पर्वत की जबान खुलवाने में कामयाब क्यों न हो सका। यह हकीकत थी कि चंदा यानी सरजीत पुलिस के हत्थे चढ़ जाती तो सरजीत के लिए जबान बंद रखना नामुमकिन हो जाता। वो सरजीत को कुछ ऐसे ही टूटकर चाहता था। जिस वक्त पुलिस ने गांव का मुहासरा किया, सरजीत गांव ही में थी। पर्वत ये भी जानता था कि चंद रोज पहले इसके एक दोस्त के घर से सरजीत का एक प्रेम पत्र पुलिस के हाथ लग चुका है। इसने पेशगी अंदाजा लगा लिया कि गिरफ्तारी की सूरत में पुलिस इस पर बेपनाह तशद्दुद करेगी और यकीनी बात है कि सरजीत को भी इस मामले में घसीट लेगी। ऐसा हो जाता तो पर्वत की जान शिकंजे में आ जाती। यही सबब था कि उसने गिरफ्तारी से चंद रोज पहले सरजीत को एक ड्रामा करने पर मजबूर कर दिया। सरजीत ने इसे थप्पड़ मारा और नतीजे में पर्वत इसे उठाकर ले गया। इस वाकये का असर यह हुआ कि जब पर्वत की गिरफ्तारी के बाद डीएसपी ने इसकी महबूबा का खोज लगाने की ठानी तो सरजीत की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। ये चिराग तले अंधेरा वाली बात थी। वो पूरे गांव की लड़कियों में चंदा को तलाश कर रहा था और चंदा उसके बिल्कुल करीब मौजूद थी, बल्कि उसकी हिदायत पर चंदा को ढूंढ रही थी। न उसकी तहरीर का मवाजना किया गया, न इससे पूछगछ की नौबत आई। वो अपने कैमोफ्लेज में महफूज रही। आखिर यही कैमोफ्लेज पुलिस की नाकामी, डीएसपी की मौत और पर्वत के साथियों की रिहाई का सबब बना।